हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम एक छोटी सी परिचर्चा करेंगे कि IAS 2000 PT आप देने जा रहे हो, जी जान लगा रखा है, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन हमें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमारी एक गलती भारी ना पड़ जाए हमारी पूरी प्रिपरेशन पे। तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन की गति है उसको बनाए भी रखना है और एक स्मार्ट स्टडी भी करनी है और कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना है। तो आइए आज की पूरी परिचर्चा इसी विषय पे होगी। IAS 2024 का PT यदि पास करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, PT की यदि बात करें तो दो सेक्शन है, GS का पेपर और आपका CSET का पेपर। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम इन दोनों विषयों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा तो मैं आपको यही बता दूं कि भाई CSET को हल्के में नहीं लेना है। मैं GS से पहले भी CSET पे इसलिए आ रही हूं क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हाँ हम CSET कर लेंगे। आप कर भी लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बार आप कम से कम 2015 से लेके 2023 तक के CSET के क्वेश्चन पेपर को जरूर एक बार सरसरी निगाह देख लें। विशेष तौर पे 22 और 23 के पेपर को देखें, उसको लगा के देखें, है ना। उससे आपको आभास हो जाएगा। अगर आप उस पेपर को अच्छे से लगा रहे हैं, आपका मैथ्स अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत ही शानदार है, तो फिर कोई डर की बात नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। लेकिन 22 और 23 के पेपर को जरूर आप एक बार लगा लो। उससे आपको अगर अभी ये लगा कि हम तो 25 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं काट पीट के, 30 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है वो, है ना। फिर आपको एक स्पेशल स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी CSET के लिए। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि आप GS में कितना भी बेहतर स्कोर कर लो, अगर आपने CSET में क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपके उस बेहतर स्कोर का कोई मतलब है नहीं। मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो GS में बहुत ही शानदार स्कोर करके आते हैं, लेकिन उनका 1-2 नंबर से CSET का पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो उनका पूरा साल खराब हो गया, PT फेल हो गया, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो जो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है, मैं GS से पहले भी इसकी बात इसी लिए कर रही हूं, सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि आप विशेष तौर पे 2000 ज्यादा ना लगाना चाहो तो 2015 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को जरूर एक बार देख लो, और विशेष तौर पे 2021, 2022 और 2023 इनके क्वेश्चन पेपर को देखो। उससे आपको अपनी तैयारी का अनुमान बहुत अच्छे से लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दो रिजल्ट की। भाई एक अनुमान तो ये है कि हम कर लेंगे, हमसे हो रहा है। एक अनुमान ये है कि हमारे तो नहीं हो पाए 33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन सही नहीं हो पाए, 30 क्वेश्चन पाए, तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आप पिछले सालों के क्वेश्चन से एक आइडिया लो कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, उनकी प्रैक्टिस करो। कॉम्प्रिहेंशन स्किल को बहुत ही ज्यादा साउंड करो। वो कैसे होगा, तो 12 से 23 तक के क्वेश्चन पेपर है जो CSET के, उनकी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करो। कोई टेस्ट सीरीज पकड़ लो CSET की, जिसमें आप एक तरीके से जो 2 घंटे का टाइम लाइन है उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ सके आपका। तो इन सारे माध्यमों के माध्यम से आप बेसिकली अपने CSET के जो पेपर है उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको सबसे जरूरी है, ध्यान रखना, पहला काम। दूसरा काम है GS। अब इस GS में भी आपके बहुत फेवरेट एरिया भी होंगे, कुछ बोरिंग एरिया भी होंगे, लेकिन आपको फेवरेट और बोरिंग से फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना पड़ेगा कि GS में सब्जेक्ट वाइज वेटेज लगभग कितना रहता है। ऐसे तो UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा किसी साल करंट से 60 क्वेश्चन भी आ गए और किसी साल करंट से 1 क्वेश्चन भी नहीं आया। लेकिन इसका मतलब तो ये है नहीं कि हम करंट को छोड़ दें या फिर हम केवल करंट को पढ़ के चले जाएं। समझ में आई, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आप जो भी पढ़ रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 साल का करंट अफेयर तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। यदि मैं सबसे पहले करंट की बात करूं, करंट अफेयर में कोई कोताही नहीं बरतनी है, 1 साल का पूरा करंट अफेयर। अब इस करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि केवल वही मुद्दे पढ़े जो करंट में है, बल्कि एक स्मार्ट तरीका भी अपनाना है। कुछ फॉर एग्जाम्पल करंट में राज्यपाल का पद रहा,
तो आपको राज्यपाल के पद के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग बार बार चर्चा में रहा, तो निर्वाचन आयोग की सारी बारीकियों को आपको फिर स्टैटिक से कवर करना पड़ेगा, यानी करंट को आपको स्टैटिक से जोड़ते हुए पढ़ना पड़ेगा। कौन सा मुद्दा चर्चा में रहा है, कौन सी जगह चर्चा में रही है, वो जगह आपको एक तरीके से मैप में देखना पड़ेगा। उसके आसपास कौन से अन्य देश हैं, है ना, कौन सा बड़ा समुंदर टच करता है, इस तरीके की जो मैपिंग से रिलेटेड लोकेशंस है। कहने का मतलब क्या है कि करंट को आपको स्टैटिक से लिंक करना ही पड़ेगा। यदि आप करंट को स्टैटिक से नहीं जोड़ोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो करंट पढ़ने का तरीका, 1 साल का करंट कम से कम आपका कवर होना ही होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आते ही हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में आपको स्टैटिक पोर्शन तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप इकोनॉमी के करंट को भी नहीं समझ पाओगे। आपको इकोनॉमी का करंट भी यदि समझना है तो इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन के कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। तो आपको रटना नहीं है बेटा, ये पेपर जो है ना, ये एग्जाम रट के पास नहीं हो सकता है। आपको कंसेप्ट्स को समझना है। आप जहां आपके कंसेप्ट्स कमजोर है वहां किसी सीनियर की हेल्प ले लो, किसी टीचर की हेल्प ले लो, है ना। सबसे पहला काम है आप कंसेप्ट्स पे काम करो, करंट से उनको रिलेट करो। और जैसे मैं इकोनॉमी की बात कर रही थी, तो इकोनॉमी में स्टैटिक, करंट प्लस जब सर्वे आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बजट भी आपको देखना पड़ेगा। आप मैपिंग में जब आप देखोगे तो आपको इंडियन मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग में जो फेमस लोकेशंस हैं उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैपिंग से पिछले साल भी लगभग 3 से 4-5 क्वेश्चन रहे थे इनफैक्ट। तो ये सारी वो काम है, ये सारे के सारे जो स्मार्ट वर्क कहे जाएंगे। आपने पिछले 3-4 सालों के पेपर का एनालाइज किया और देखा ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम किस तरीके से करंट को स्टैटिक से पढ़ें। ठीक है, अगला मुद्दा जीएस के इन पेपर्स का जिनकी मैं बात कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, एक बेसिक बुक आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके होंगे, क्योंकि 2024 में जो भी बच्चे पीटी हैं उनसे ये अपेक्षा तो की जा सकती है कि उन्होंने एक बार मेंस पढ़ लिया होगा, है ना। और मेंस पढ़ लिया है तो उनके काफी सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और साथ ही पीटी के लिए भी एक जो बेस बुक होती है वो भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी। अब आपको काम क्या करना है, केवल एक बार किताब को पढ़ने से नहीं होगा, है ना। आपको उस किताब के महत्वपूर्ण मुद्दों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। आप जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां इस तरीके से जैसे हाईलाइट कर दिया, पीटी भाई ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट, इस तरीके का काम आपको करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सारे के सारे जीएस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तेज कर दो। मतलब अगर आप 4 घंटे पढ़े तो आपको 2 घंटे पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब ये मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, 4 घंटे, ये मत सोचना कि 4 घंटे पढ़ के पीटी पास हो जाएगा। भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन है, विशेष तौर पे यदि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो दोस्तों आपका कंपटीशन ऐसे स्टूडेंट्स से है जो इंग्लिश माध्यम के रहे हैं, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। बात समझ में आई? तो आपका कंपटीशन इस लेवल के जो मतलब जिन्हें 12वीं से ही सही मार्गदर्शन मिल गया, उन्होंने ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट लिए जिससे उनका ऑप्शनल, मतलब उन्होंने अपना ऑप्शनल ग्रेजुएशन में ही तैयार कर लिया, तो वो आपसे बहुत आगे हैं, है ना, प्रिपरेशन के लेवल पे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, स्ट्रगल आपका ज्यादा है, आप मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, जिद रखते हैं, उसमें आप ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी अपने प्रतिस्पर्धी को कमजोर नहीं। कंपटीशन बहुत टफ है, 3 से 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 15,000 का पीटी पास होगा। तो अब आप सोच लो कि आपको 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई में नहीं होगा, आपको आवर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपने पढ़ने की क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे आपको काम करने पड़ेंगे। स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या है, पीवाईक्यू आप जरूर देखिए, पिछले सालों के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, रेंज क्या है, यूपीएससी कैसे उलझाता है बच्चों को, किन पॉइंट को लेके बच्चों को कंफ्यूज करने की टेंडेंसी रही है यूपीएससी की। तो आपको एक लगभग सेम सा पैटर्न नजर आएगा, है ना। तो ये काम आपको करना ही करना है,
यदि मैं PYQs की बात करूं तो मैंने एक क्लास और ली थी, मैं फिर से बता देती हूं कि PYQ में आपको करना क्या चाहिए। पिछले सालों के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहला काम आपको PCS के PYQ लगाने चाहिए। आपको ये बात मजाक लगेगी, बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि यदि PT फेल होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका होती है गलत क्वेश्चन, गलत मतलब सॉरी इजी क्वेश्चन गलत हो गए इसलिए PT फेल हुआ ज्यादातर केसेस में। तो PCS के क्वेश्चंस को ना मजाक में नहीं लेना है हमको कि हम तो IAS की परीक्षा दे रहे हैं, हम PCS के क्वेश्चंस क्यों लगाएंगे। सीरियसली आपको PCS के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं वहां 8 बार 10 बार, तो आपने 8 बार 10 बार एक क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में फिक्स हो। अभी उन्हीं 4-5 क्वेश्चंस को मिला के स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि आपने अपना काम किया हुआ है। तो PCS के क्वेश्चंस आप अलग अलग सब्जेक्ट के, आपको अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी जिसमें टॉपिक वाइज भी दिए रहते हैं, है ना। तो कम से कम आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी ये तो करके ही जाओ। ये तो आपको मतलब, और एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार PYQ लगाने हैं ताकि टिप्स पे हो जाए चीजें। छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझो ना कभी भी। आप यकीन मानो बच्चों, जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो इतने बारीक या इतने हम ये कह सकते हैं इजी मुद्दों पे कंफ्यूजन होता है जो आप यहाँ सपने में भी नहीं सोच सकते। वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन किसको शपथ दिलाएगा, कितने बहुमत से प्रस्ताव आएगा, ठीक है। एक तरीके से ईयर्स में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, किस समिति ने कौन सी रिकमेंडेशन की थी। तो ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं ये आप जब प्रैक्टिस करते हो ना उससे कवर होते हैं, उससे क्लियर होते हैं। तो प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इजी क्वेश्चन तो फिर आप सही कर ही लोगे, आपकी आधी जंग वहीं जीती जाएगी। तो PCS के क्वेश्चंस आपको लगाने ही है, कम से कम 3 से 4 बार लगाने हैं। अगला काम करना है आपको IAS के पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस, 3 इयर्स के क्वेश्चंस आप लगा के ही जाओ IAS के, ठीक है। अगला काम करना है आपको CDS के क्वेश्चन अगर आप लगा सकते हो, CAPF के आप लिमिटेड एरिया के भी लगा सकते हो, जैसे CDS CAPF के आप पॉलिटी कम से कम देख लो, आप हिस्ट्री कम से कम देख लो, ज्योग्राफी कम से कम देख लो, तो उससे एक आइडिया रहेगा। क्योंकि ये CDS और CAPF के एग्जाम्स भी UPSC ही कंडक्ट कराता है, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। साथ ही IAS ऑप्शनल 2010 से पहले हुआ करता था, तो इसके भी क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। जैसे मैं अभी स्टडी IQ IAS हिंदी पे मॉर्निंग में 10 से 11 PCS के क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं पॉलिटी के PYQ करवा रही हूँ बेसिकली। PCS और IAS वाले लगभग बीच में IAS के भी थे, तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 3-4 क्लास और लगेंगी। उसके बाद मैं IAS ऑप्शनल के कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरी जरूरी बात समझ में आई, मतलब आपको बुक्स का रिवीजन करना है। पहला CSET, दूसरा बुक्स का रिवीजन, तीसरा आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 3-3, 4-4 बार सोल्व करना है। चौथी जरूरी बात, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको सही लगे। आप स्टडी IQ IAS हिंदी की टेस्ट सीरीज से भी जुड़ ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी। 2023 का यदि आपने पैटर्न देखा होगा, क्वेश्चन पेपर देखा होगा PT का, सॉरी गाइस, तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। कथन कारण वाले क्वेश्चन बढ़, कौन सा सही है तो आया ही, कितने सही हैं, है ना। निम्नलिखित में से 4 कथन दे दिए और बोल दिया कितने कथन सही हैं। 1 कथन सही है, 4 सही है, 3 सही है, 4 में से 2 सही है। तो वहां पे फिर प्रैक्टिस जरूरी है। आधे बच्चे तो क्वेश्चंस का पैटर्न ही नहीं समझ पाए थे 2023 में, तब बहुत सारे बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लेकिन PYQ के साथ साथ ये नहीं है कि PYQ को छोड़ दिए खाली टेस्ट सीरीज के भरोसे। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, जरूर आप टेस्ट लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्शन की तरफ जाओगे। और प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको किसी इस तरीके के क्वेश्चंस की जरूरत है जो कि नए पैटर्न पे सेट हो, क्योंकि PCS के क्वेश्चन भी सेम पैटर्न है, IAS के पहले वाले क्वेश्चन भी अलग पैटर्न पे थे, 2023 में डिफरेंट पैटर्न पूछा। तो इस पैटर्न पे आप कम से कम 1000, 2000, 2500, 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ताकि पैटर्न से दिक्कत ना हो आपको, है ना।
सोचने में दिक्कत ना हो, तो ये काम आपको करना ही है। यानी चौथा काम है आपकी टेस्ट सीरीज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस टेस्ट सीरीज में भी आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, आपने 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, आपके 30 क्वेश्चन ही सही हुए। अब आपको ये देखना है कि मैं 40 क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाई, क्या रीजन है, कौन से एरिया ऐसे हैं जो मेरे से मतलब जिनको मैं देख के डर गई, तो उन एरियाज पे मेहनत करनी पड़ी। इन 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही हुए, तो क्यों सही हुए, क्यों सही हुए? क्या तुक्के से सही हुए हैं? भाई ऐसा ना हो ना कि तुक्के से सही हो गए हो, बड़े खुश हो रहे हो मेरे तो 30 क्वेश्चन सही हो गए। सही हुए तो क्यों हुए? क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर है? क्या मैंने इन बारीकियों पे ध्यान दिया इसलिए सही हुआ, है ना? क्या मैं को रिलेट कर पाई मुद्दों को? क्या मैं क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाई इसलिए सही हुआ? तो आपको ये भी देखना है कि मेरे क्यों सही हुए, और आपको ये जरूर देखना है कि मेरे जो 30 क्वेश्चन गलत हुए वो गलत क्यों हुए। ये रिसर्च करना। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि गए 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आ गए, फिर अगला टेस्ट दे दिया, फिर आ गए, और आप किसी को बोल रहे हो मैंने तो ना 20 टेस्ट दी। ये टेस्ट आप 50 दे लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई टेस्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप को टेस्ट करना, देखना मैं कहां सही कर रहा हूं, मैं कहां गलत कर रहा हूं, मुझे कहां घबराहट हो रही है, मेरा पेन कहां अटक रहा है। बात समझ में आई? तो ये रिसर्च आपको करनी पड़ेगी अपने ऊपर, और ये स्मार्ट वर्क के तहत ही आता है। ध्यान रखिएगा, मजदूर की तरह मेहनत करनी है कि इंजीनियर की तरह मेहनत करनी है, ये आपको देखना है। बट मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा सा तरीके से, तकनीकी तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव रहने की संभावना होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज है उसका एनालाइज जरूर करना। आप डिस्कशन वीडियो भले ही जो आप 100% कंफर्म है कि नहीं, मान लो 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल आंख बंद करके आते हैं, आप उनका डिस्कशन ना भी सुनो, लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनका डिस्कशन सुन सकते, या उसका डिस्क्रिप्शन जो व्याख्या दी है उसको देखो, उसको रिसर्च करो, तब जाके, और कम से कम ये इंश्योर करो कि जो मेरे 100 क्वेश्चन आए थे उनमें मैं अब ज्यादातर क्वेश्चन को समझ चुका हूं, है ना, और जो मेरी गलतियां थी मैं उनको पकड़ चुका हूं, आगे मैं गलती नहीं करूंगा। तो आप देखिएगा सेकंड पेपर में, सेकंड टेस्ट में आप और इंप्रूव करेंगे, थर्ड में और इंप्रूव करेंगे। तो ये इंप्रूव करने का एक तरीका होता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये आपको काम करना पड़ेगा। 5वां काम ये आपको करना ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला काम क्या करना है भाई? अगला काम है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना। बहुत कम समय बच गया है, ध्यान रखिएगा। जनवरी लगभग आधा जा ही चुका है ना, आज 9 तारीख तो हो ही गई। उसके बाद आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3-3.5 महीने बचे हैं। 3.5 महीने में क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बहुत कर लोगे, लेकिन कब कर लोगे? जब आप पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव लोगों के सर्कल से एकदम दूर चले, जो आपको प्रोत्साहित करते हो, आप में विश्वास रखते हो, है ना, जिनसे बात करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हो। मतलब घर आके आप आधा घंटा सोच रहे हो उसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे लोगों को इग्नोर मारो यार, कोई काम नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर विश्वास बना के रखना है, और एक जिद होती है ना, आप लोगों के अंदर असीम संभावनाएं हैं, बस कुछ उस जिद को आपको अपने अनुशासन से पूरा करना है। ध्यान रखना बच्चे, केवल सपने देखने से भी नहीं होता। ठीक है, और केवल लगातार आप मजदूर की तरह मेहनत करें उससे भी नहीं होता। आपको स्मार्ट मेहनत करनी, और आपको सपनों के, अपने जिद के साथ उस मेहनत को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी कुंजी है अनुशासन। यदि आप अनुशासन से पढ़ रहे हो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो फिर आपके मोटिवेशन कहीं नहीं जाएगा, आपका मोटिवेशन कहीं, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा कहीं। आपको असली मेन मुद्दा होता है एग्जाम में डिप्रेशन आने का, मतलब इस प्रिपरेशन में डिप्रेशन आने का, जब हम 2-3 दिन हमने वेस्ट कर दिया, या हमने जो टारगेट्स बनाए थे हम उसको अचीव नहीं कर पाए, तो फिर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यदि आप सोचो, आप सुबह से लेके लाइब्रेरी गए, आपने रूम पे पढ़े, आपने अच्छी 8-10 घंटे की पढ़ाई की, प्रैक्टिस भी की, आपने जो टारगेट बनाए थे वो पूरे किए, है ना, अगले दिन फिर आप रेगुलर बेसिस पे अपने टारगेट पूरे कर रहे हो, तो आपको नेगेटिविटी में जाने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि आपका जो काम है वो आप कर रहे हो ईमानदारी से। तो ये अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ये पूछना कि क्या मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं? क्या इतने पढ़ने से हो जाएगा? तो भाई उससे ज्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते हो ना। अब 12-13 घंटे से ज्यादा क्या पढ़ेगा इंसान? नहीं पढ़ सकता है। तो उतना आपको कम से कम करना पड़ेगा। अभी 3-3.5 महीने हैं, जीवन मरण। अब भाई वही बात है, एग्जाम को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना चाहिए, लेकिन अंतिम 3 महीने में तो फिर झोंक देना चाहिए भाई। सब कुछ 100% एफर्ट से कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे आई थिंक आपको मेरी ये जो बातें हैं, ये जो सजेशंस हैं, ये समझ में आए होंगे और आप इसको फॉलो भी करेंगे, है ना। तो 5-6 चीजों अगर मैं रिपीट करूँ तो सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को क्विक रिवीजन कई बार रिवाइज करना है, PYQ लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका और खुद पे विश्वास रखना है। आप कर सकते हो और आप करोगे, ठीक है। तो दीवार पे लिख के चिपका लो कि बस करना है मुझे, किसी मत पे 100% मुझे पीटी, फिलहाल तो पीटी का लड़ाई है ना, तो पहले सबसे पहला चरण मुझे सबसे पहले पास करना है, फिर अगले चरण तो कर ही लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप 2024 में पीटी देना चाहते हैं और क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, है ना, पॉलिटी और सारे के सारे स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर, कृषि, मैपिंग, इकोनॉमिक सर्वे, बजट वगैरह, आप सब कुछ क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो 13 जनवरी से सक्सेस इन प्रीलिम्स 2024, ये लेकिन ये बैच केवल 2024 में जो पीटी दे रहे हैं उन्हीं के लिए है। 25-26 वाले बच्चे इस बैच को लेने की जरूरत है। तो आप सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा 13 जनवरी से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अगर एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोड यूज करना है LDLIVE, LD। इसके साथ ही यदि कोई ऐसा बच्चा मुझे सुन रहा है जो 2025-26 में अटेम्प्ट देना चाहता है, 27 में अटेम्प्ट देना चाहता है, तो आप एक फाउंडेशन बैच देखना चाह रहे हो जहां पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाए, तो आप लोगों के लिए P2I बैच है, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपकी पहले बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी मेंस की क्लासेस होंगी। जब आपका PT होगा तो SIP की तरह ही जो प्रोग्राम होगा वो आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, आंसर राइटिंग है, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। मात्र 13 से 14 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बेसिक से लेके एडवांस लेवल, ठीक है। तो यदि आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। 16 जनवरी से नया बैच शुरू होने जा रहा है। अगर एडमिशन लेना है तो कोड यूज कर सकते हैं LDLIV, ठीक है। तो ये थी आज की परिचर्चा। और यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो जो ललिता दहिया अकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी सेम नाम से है, तो आप यहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा पुश करेगी, आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।